हाँ तो प्यारे साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमृतसर इंग्लिश गुरु पर, जिस पर आप सफलतापूर्वक तैयारी कर रहे हैं अपने 12th का सिलेबस हिंदी और इंग्लिश का। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप रेनबो पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करें। लेकिन मैं बता दूं कि आप जो है इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप पार्ट 1 ज़रूर देख ले, क्योंकि पार्ट 1 में पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2 और साथ ही साथ जो है अबाउट द ऑथर भी दिया हुआ है। तो दोस्तों चलिए हम लोग बताते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के 3rd पैराग्राफ और उसके आगे क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अब वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। चलिए पैराग्राफ नंबर 3 में क्या कहता है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। देखिए, शब्दों को तोड़ तोड़ के, एक एक शब्दों को तोड़ तोड़ के हम लोग क्या करेंगे, हिंदी निकालेंगे, एक एक शब्दों का हिंदी जानेंगे। तो सभ्यता, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है आचरण या चरित्र। ओके, कंडक्ट का मतलब क्या होता है, आचरण या चरित्र होता है, और मोड मतलब होता है ढंग या तरीका, और सिविलाइजेशन का मतलब आप जानते हैं सभ्यता। तो चलिए इसका हिंदी निकाल लीजिए। चलिए हिंदी इसका निकालते हैं। सभ्यता आचरण का वह ढंग है या वह तरीका है, या चरित्र का वह ढंग या वह तरीका है विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो इंसानों को दिखाता है। पॉइंट्स आउट का मतलब क्या होता है, दिखाना। जो इंसानों को दिखाता है, क्या दिखाता है, तो द पाथ ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्यों का रास्ता दिखाता है। इंसानों को, मनुष्यों को, मानवों को, आदमियों को कर्तव्यों का रास्ता दिखाता है। समझ लीजिए बात को। सभ्यता आचरण का या चरित्र का वह ढंग है, वह तरीका है जो इंसानों को कर्तव्यों का रास्ता दिखाता है, जो इंसानों को ड्यूटी, द पाथ ऑफ ड्यूटी दिखाता है। इंसानों को क्या करता है, द पाथ ऑफ ड्यूटी दिखाता है। बहर बहर करेगा, मतलब इससे क्या सीखा, मतलब यही है कि सभ्यता से ही सर हमें पता चलता है हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है और क्या सही है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। हम कहाँ से सीखते हैं, हम सभ्यता से सीखते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो किया वह सभ्यता हुई, और पूर्वजों ने क्या उचित समझा, क्या अनुचित समझा, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभ्यताओं से ही हमें पता चलता है। चलिए आगे क्या दिया है। आगे दिया हुआ है, हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले तो ज़्यादा समझ में आएगा। आगे दिया हुआ है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। बात को समझिए, बहुत टफ लैंग्वेज है, लेकिन हम तोड़ देंगे तो आपको बड़ा इजी वे में समझ में आ जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्यों का प्रदर्शन या संपादन। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्यों का प्रदर्शन या संपादन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी और नैतिकता का निरीक्षण। देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्यों का संपादन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी मतलब नैतिकता का निरीक्षण आर कन्वर्टिबल टर्म्स। ये परिवर्तनीय तथ्य है, ये परिवर्तनीय क्या है, मतलब सीमा है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है सर, आप इसको अगर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में सीखना चाहिए, अगर सीखना चाहते हैं तो देखिए कितना मजा आएगा। बात है यहाँ पे कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्यों का संपादन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी और नैतिकता का क्या, निरीक्षण। ये आदान प्रदान करने योग्य टर्म्स है। आदान प्रदान करने योग्य क्या है, मतलब ये सीमा है। कैसे, तो सर इसको शुद्ध हिंदी में समझ लीजिए, बात समझिए शुद्ध हिंदी में। देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी का मतलब ये हुआ किसी भी काम को करना, कि नहीं, कर्तव्यों का संपादन मतलब किसी भी काम को करना, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी और नैतिकता का निरीक्षण मतलब उस काम में उचित अनुचित का ध्यान रखना। नैतिकता मतलब हो गया कि उचित अनुचित, और निरीक्षण मतलब ध्यान रखना। निरीक्षण मतलब क्या, ख्याल करना। तो किसी भी काम को करना और उसमें उचित अनुचित का ध्यान रखना, ये आदान प्रदान करने योग्य
तथ्य है। मतलब ये हो गया भाई कि अगर आप किसी भी काम को करते हैं तो उसमें अगर नैतिकता का निरीक्षण करते हैं, मतलब उचित अनुचित का ध्यान रखते हैं, तो सर ये बहुत बड़ी बात है। इससे हमारी सभ्यता का निर्माण होगा। जी हाँ, हम कोई भी काम करते हैं तो काम करते समय बिल्कुल ध्यान में रखें कि ये गलत है तो इसे नहीं करें, और ये सही है तो इसको अवश्य करें। इससे फ़ायदा हमें हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन किसी न किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। अगर हमें बेनिफिट हो रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन किसी को नुकसान न हो इसका ख्याल रखना नैतिकता का निरीक्षण होता है। ओके, नैतिकता का निरीक्षण हो रहा है। लाख हमें फ़ायदा हो जाए, हमें बहुत बेनिफिट मिले किसी भी काम से, लेकिन अगर समाज के किसी भी तबके को, किसी भी जाति मजहब के लोगों को अगर इससे तकलीफ़ हो रहा है तो हमें फ़ौरन उस काम को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि सर हमें रहना समाज में है, हमें रहना इंसानों के बीच में है, और अगर इंसानों को किसी भी बात से जो है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची तो सर हम सभ्य नहीं कहलाएंगे, हम असभ्य कहलाएंगे, और ये हमारा समाज रहने लायक नहीं रहेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी क्या है भाई, किसी भी काम को करना, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी क्या है भाई, उसमें उचित अनुचित का ख्याल रखना, अच्छे और बुरे का ख्याल रखना। ये सब कन्वर्टिबल टर्म्स है, मतलब एक आदान प्रदान करने योग्य परिवर्तनीय तथ्य है। मतलब अगर लगता है कि इस काम को करने में कहीं दिक्कत है और किसी को तकलीफ है तो उस काम को हम बंद कर देंगे, उस काम को हम नहीं करेंगे। समझे मेरे मित्रों, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, ये बुक का लाइन है, टोटल का टोटल बुक का लाइन है, किताब का लाइन है, टोटल का टोटल। अब दिया है टू ऑब्जर्व मोरालिटी is to attain mastery over our minds and our passions। क्या होगा सर नैतिकता का निरीक्षण करके, होगा क्या? तो गांधी जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी, अरे भाई नैतिकता का निरीक्षण करना क्या है, तो इस टू अटेन मास्टरी, ये विजय प्राप्त करना है। अरे मास्टरी मतलब यहाँ पे प्रवीणता भी कह सकते हो, दक्षता भी कह सकते हो, और विजय भी कह सकते हो कि नहीं, दक्षता निपुणता कह सकते हो। तो टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी कि नहीं। अरे भाई नैतिकता का निरीक्षण करना ये क्या है, ये प्रवीणता प्राप्त करना है, ये विजय प्राप्त करना है, ये दक्षता प्राप्त करना है, ये निपुणता प्राप्त करना है। किस पे? तो ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, हमारी मन तथा हमारी इच्छाओं पे। सर अगर हम किसी भी, देखिए मन तथा इच्छा ये बहुत जरूरी है समझना आपको। मन तथा इच्छा क्या है सर? तो मन तथा इच्छा दोनों जो है आपके और आपके समाज के लिए बड़ा जो है गलत चीज़ है। जी, मन जो है, मन के बारे में ग्रंथों में लिखा है कि बड़ा बैरी यह मन घट में, इसी को जीतना कठिना। अरे ये जो मन है आपके घट में, जो मन बैठा हुआ है, ये बड़ा बैरी है, सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको जीत पाना बड़ा ही कठिन काम है, और जो इसको जीत लेता है उसी को सुरमा कहना, और जो जीत लेता है वही जो है सुरमा है कि नहीं। तो सर मन बड़ा जो है समझो कि गलत चीज़ है, ये हमें बुराई की तरफ खींच के ले जाता है। और इच्छा जो होती है सर, इच्छा बड़ा गंदा चीज़ होता है। इच्छा क्या होता है सर? इच्छा तो अच्छी होती ही नहीं है, ये बुरी जो है ख्यालातों की एक समझो कि पिटारा होती है। तो कहा यहाँ पे गांधी जी ने कहा कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। भाई होगा क्या? नैतिकता का निरीक्षण करने से होगा क्या? तो ये हमारे मन तथा इच्छाओं पे विजय प्राप्त करना होगा, ये हमारी मन तथा इच्छाओं पे निपुणता प्राप्त करना होगा। मतलब मन जो कहेगा हम वो नहीं कर पाएंगे अगर हम नैतिकता का निरीक्षण करेंगे। इच्छा अगर बन गई और हम उसको नहीं कर पाएंगे, हम उस पर काबू पा लेंगे, इच्छाओं पे काबू पा लेंगे, मन पे काबू पा लेंगे अगर हम नैतिकता का निरीक्षण करेंगे। बच्चे बोलेंगे सर कैसे? थोड़ा सा एग्जाम्पल दीजिए सर, ज़्यादा डिटेल्स में। मान लेते हैं सर, बहुत लोग को होता है क्या कि आज मन कर रहा है कि हम सिनेमा देखने चलते, तो मन कर रहा है सिनेमा देखने चलते, लेकिन सर उसमें नैतिकता का निरीक्षण क्या है? अगर पापा जी को पता चले तो क्या होगा? अच्छा 3 घंटा जो मेरा बर्बाद होगा, उस 3 घंटा में अगर हम पढ़ ले तो ये नैतिकता का निरीक्षण हो रहा है। अच्छा किसी ने देख लिया तो क्या होगा? तो ये नैतिकता का निरीक्षण करना है।
मन कर रहा है आज हम उस लड़की को डिस्टर्ब करते या उसके पीछे पीछे जाते, लेकिन अगर समाज को पता चल गया तो क्या होगा, ये नैतिकता का निरीक्षण है। माँ बाप को पता चल गया तो क्या होगा, ये नैतिकता का निरीक्षण है। अच्छा, उस लड़की के पीछे पीछे हमको जो है अगर उस लड़की के घर वाले देख लिए तो क्या होगा, ये नैतिकता का निरीक्षण है। उसको उसकी ज़िंदगी का क्या होगा, ये नैतिकता का निरीक्षण है। तो इस तरह से क्या कीजिएगा, आप अपने आप को रोक लीजिएगा, आप अपने मन को रोक लीजिएगा, आप अपने इच्छाओं को रोक लीजिएगा और तुरंत जो है मतलब क्या होगा, इस तरह से आपका मन और आपकी इच्छाओं पे काबू हुआ कि नहीं हुआ। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं, बताइए भाई, ऐसा होता है कि नहीं कि लोग अक्सर बोलता है मन तो कर रहा है कि आज हम चलते और उसको बड़ा बाण मारते। सर मन कर रहा है, बताइए, मन कभी अच्छा बात करता ही नहीं है, मन कभी अच्छा बात करता ही नहीं है। तो नैतिकता का निरीक्षण करने से क्या होगा, आप ऐसे विचारों पे, गलत इच्छाओं पे, मन पे क्या कर पाएंगे, विजय प्राप्त कर लेंगे। सर आप निपुणता प्राप्त कर लेंगे। कुल मिला के अगर एक शब्द में कहें तो काबू पा लेंगे, आप उसको वश में कर लेंगे। जी, ये मन तथा इच्छाओं को समझाना बहुत ज़रूरी है भाई मेरे। अब देखिए इससे क्या होगा, तो दिया है सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ्स, ऐसा करके, सो डूइंग मतलब ऐसा करके, वी नो आवर सेल्फ्स, हम लोग खुद को जान जाते हैं, हम लोग स्वयं को जान जाते हैं। क्या मतलब है यहाँ पे, हम लोग खुद को जान जाते हैं या स्वयं को जान जाते हैं, क्या मतलब, सर हमें पता चल जाता है कि हम इस धरती पे क्यों आए हैं। क्यों आए हैं, अपना पेट पालने के लिए, अपने स्वार्थ में जीने के लिए, अपना ख्याल करने के लिए, अपने बेनिफिट का सोचने के लिए? जी नहीं सर, जब आप नैतिकता का निरीक्षण करने लग जाएंगे, जब आप अपने मन तथा इच्छाओं पे काबू पाने लग जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कुछ भी करना है तो सिर्फ अपना नहीं बल्कि गैरों का भी ख्याल रखना है, सिर्फ अपने परिवार का नहीं बल्कि सभी के परिवार का ख्याल रखना है। और जब आप ऐसा करते हैं सर तो आपको एहसास हो जाता है कि आप इस धरती पे अकेले जो है आए जरूर है, लेकिन सर आपको ख्याल सभी का रखना होता है, क्योंकि इससे जो है आपके अच्छे और बुरे कर्मों का निर्माण होता है और एक न एक दिन जो है उस खुदा के दरबार में, उस भगवान और ईश्वर के दरबार में आपको पेश होना होगा और फिर जो है वहाँ पे फैसला होगा। तो यहाँ पे क्या आया कि भाई मन तथा इच्छाओं पर नियंत्रण क्यों प्राप्त करना है, इसलिए प्राप्त करना है क्योंकि सर हम कुछ भी गलत ना कर पाए, हम किसी का नुकसान नहीं पहुंचा पाए और हम किसी के लिए जो है अहित ना सोचे। तो ऐसा करके आप क्या करते हैं, अपने आप को जान जाते हैं, खुद को जान जाते हैं, अर्थात कि आप आए किस लिए हो, क्या अपने लिए जी रहे हो, क्या अपने लिए सोच रहे हो। सर ये गलत बात है, आपको सभी के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको सभी के बारे में जो है सभी के हित की बात करनी होगी। तो ये आप जान जाते हैं, खुद को जान जाते हैं। खुद को जानने का मतलब ये हुआ कि भाई हमारा यह जीवन मानव कल्याण हेतु मिला है, परोपकार हेतु मिला है, हम लोगों के लिए अच्छा सोचे इसलिए मिला है। जी, ये खुद को जानना यही है। अब चलिए आगे क्या है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। अरे गुजराती में जो सभ्यता के लिए समतुल्य शब्द है वह जानते हैं क्या है, गुड कंडक्ट है, अच्छा चरित्र है। सर गुजराती में सभ्यता का जो सही मायने, सही मतलब है भाइयों, वह है अच्छा चरित्र। अच्छा चरित्र आप समझते हैं ना, जिसका चरित्र अच्छा हो सर वह सभ्य कहलाता है। जी, सभ्यता का सही मतलब गुजराती भाइयों के लिए क्या है कि जिसका चरित्र अच्छा है वही सभ्य है, वही सभ्यता का अनुपालन या अनुसरण करता है। अब गांधी जी आगे क्या बता रहे हैं थोड़ा सा समझिए। अब आगे दिया हुआ है कि इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा, कौन परिभाषा, गुड कंडक्ट वाला परिभाषा, अगर सभ्यता का सही मतलब अच्छा चरित्र होता है और अगर यह परिभाषा सही है, देन इंडिया, तब भारत, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने दिखाया है, बताया है, दर्शाया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, इस भारत को किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है।
इस भारत को किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है, एंड दिस इज एज इट शुड बी, और इसे वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि यह है। उसे वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि यह है। क्यों सर? अगर बात आप ये करते हो भाई मेरे कि अच्छा चरित्र ही जो है सभ्यता का सही मायने और मतलब है, तो सर तब भारत को किसी अन्य देश से सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे दुनिया में भाइयों, पूरे दुनिया में अगर सबसे बड़ा मतलब चरित्र अगर किसी देश के लोगों का है तो वह भारत के लोगों का है। जी हाँ, हम बिल्कुल एग्री करते हैं आपसे कि अब कुछ स्थिति खराब हुआ है। विगत जो है आधुनिकता के जो है प्रभाव में आकर, विगत कुछ वर्षों में आधुनिकता के प्रभाव में आकर हमारे देश की भी स्थिति खराब हुई है। बहुत ऐसे लोग हैं भाई मेरे जो हमारे देश को समझ लीजिए कि देश की सभ्यता और संस्कृति पे चोट करने लग गए हैं। लेकिन सर फिर भी आज भी अगर हम बात करें तो अन्य देशों की अपेक्षा भारत के लोगों का जो चरित्र है वह सबसे बढ़िया है, सबसे उत्तम है। दूसरे के माँ बाप को अपने माँ बाप जैसा मानना, दूसरे की भाई बहन को अपने भाई बहन जैसा दर्जा देना, दूसरे के जो है चाचा चाची को, चाहे वह किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, अपने चाचा चाची जैसा मानना कि नहीं, ये हमारे देश की परंपरा में है, ये हमारे देश की सभ्यता में है। तो सर अगर सभ्यता का सही मतलब अच्छा चरित्र होता है, गुड कंडक्ट होता है, तो इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, और यदि यह परिभाषा सही है, देन इंडिया, तब भारत एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि अनेक लेखकों ने, बहुत सारे लेखकों ने दिखाया है, बताया है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स। इसे बाकी किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, भारत को किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, एंड दिस इज एज इट शुड बी, और इसे बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि यह है, बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि है। क्योंकि भाई चरित्र की बात हमको दुनिया न सिखाए, चरित्र की बात हम दुनिया से क्या सीखेंगे, उस इंग्लैंड, अमेरिका और पश्चिम देशों से क्या सीखेंगे जहाँ पे मतलब समझिए कि पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है, जहाँ पे समझिए कि भाई बहन वाला कोई रिश्ता नहीं है। अरे भाई हमारे यहाँ तो रक्षाबंधन होता है, भाई दूज होता है, हमारे यहाँ तो करवा चौथ होता है। वहाँ इंग्लैंड अमेरिका में कौन भाई दूज, कौन रक्षाबंधन और कौन करवा चौथ होता है। हमारे यहाँ तो जो है रिश्तों की दुहाई दी जाती है। यहाँ पे होता है कि खा माँ कसम, खा बाप कसम, खा बहन कसम कि नहीं, और इस पे जो है समझ लीजिए कि हम लोग बड़े बड़े कामों को अंजाम दे देते हैं। और वहाँ पे कौन माँ बाप भाई कसम है कि नहीं। अरे हमारे यहाँ तो है कि भगवान कसम बोल कि नहीं, हम लोग इतना रिश्तों की दुहाई है कि भगवान कसम बोल कि नहीं। लेकिन वहाँ कौन रिश्ता है, वहाँ तो रिश्ते तार तार हो रहे हैं। वहाँ कौन सा अच्छा चरित्र है, वहाँ तो चरित्र तार तार हो रहे हैं। तो अगर यही परिभाषा सही है बिल्कुल, तो भारत को किसी अन्य देश के लोगों से सीखने की ज़रूरत नहीं है। भारत को जो है बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि है। आई होप कि आपको बहुत समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना राय प्रकट जरूर करें। जी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 5 पे। पैराग्राफ नंबर 5 क्या है, थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। जी क्या दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया है वी नोटिस, हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, डैट कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ये जो हमारा मन है ना सर, यह एक बेचैन चिड़िया है। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मन है यह एक बेचैन चिड़िया है। काहे, तो द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, क्योंकि जितना अधिक यह पाता है, ये मन जितना अधिक यह पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही अधिक यह चाहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। बिल्कुल यहाँ पे गांधी जी का यह कथन बिल्कुल दिल में उतार लेने वाली है, दिमाग में उतार लेने वाली है, मन में जो है समझा लेने वाली है कि जो हमारा मन है वह एक बेचैन चिड़िया है। जितना अधिक यह पाता है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, जितना अधिक यह पाता है उतना ही अधिक यह चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। कैसे सर, मन के फेर में पड़िएगा ना सर तो समझ लीजिए कि समाज का तब बातें छोड़ दीजिए, आपके परिवार के लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे, परिवार के लोग।
अक्सर हमने बाप को बेटे से कहते हुए सुना है, मन तो कर रहा है कि तुमको उठा के पटक दे। और बेटा भी कम नहीं है सर, बेटा भी बोलता है मन तो कर रहा है कि इनको औकात दिखा दे। तो सर ये मन जो कर रहा है ना, वो मन का मत कीजिए जी। मन का जो करता है वो फेर में पड़ता है, तो मन जो कहे उसको मत कीजिए जी। जो समाज और जो माँ बाप और शिक्षकों ने समझाया है उसको अनुसरण कीजिए, बहुत ही फायदे में रहिएगा जी। तो ये हमारा मन एक बेचैन चिड़िया है। कैसे? तो जितना ज़्यादा ही पाता है उतना ही अधिक यह चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। बच्चे बोलेंगे एक एग्जाम्पल दीजिए ना सर। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं। मानते हैं हमारे मन में बात आया, देखिए कि अगर हम कोचिंग जाते हैं, पैदल जाते हैं, तो मन कर रहा है कि अगर मेरे पास साइकिल रहता ना तो हम साइकिल से जाते। चलिए ईश्वर ने, भगवान ने आपकी सुन ली, आपको साइकिल हो गया। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मोटरसाइकिल से आते हैं कि नहीं, तो आपके मन में ये ख्याल नहीं आएगा क्या कि मन तो कर रहा है कि ना, काश मेरे पास मोटरसाइकिल होता, हम मोटरसाइकिल से जाते। तो चलिए ईश्वर ने, खुदा ने आपकी सुन ली, आपको मोटरसाइकिल भी हो गया। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो कार से आते हैं, आते कि नहीं आते हैं। तो सर अब आपके मन में ये ख्याल होगा कि नहीं कि हमारे पास कार हो जाती तो अच्छा हो जाता, हमारे पास कार हो जाती तो अच्छा हो जाता कि नहीं? आएगा कि नहीं आएगा? कार हो जाने के बाद क्या लगता है, मन आपका संतुष्ट हो जाएगा? जी नहीं, यह असंतुष्ट हो जाएगा। क्योंकि कार में भी तरह तरह का वेराइटी है। आप आइएगा मारुति सुजुकी से और कोई आएगा BMW से, तो आपके मन में ये ख्याल निश्चित रूप से आएगा कि काश मेरे पास BMW होता। सर ये मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। देखिए आज तो समाज ऐसा है कि उसको इस बात का दुख नहीं है कि मेरा मकान 1 मंजिल का है, उसको इस बात का दुख है कि सामने वाला का 2 मंजिल का काहे हो गया और कैसे हो गया। तो ये समझने वाली बात है, समझे मेरे भाई। चलिए आगे देखिए कितनी बड़ी बात आगे है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। बात समझिए कितनी बड़ी बात कहा गांधी जी ने, कहा कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितना अधिक हम अपने इच्छाओं को पूरा करने में, आनंद लेने में व्यस्त हो जाएंगे, जितना अधिक हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में, अपनी चाह को पूरा करने में लग जाएंगे, इंडल्ज मतलब लग जाना, व्यस्त हो जाएंगे, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही अधिक वो इच्छाएं अनियंत्रित होती चली जाएगी जी। दिमाग में रख लीजिए सर। बच्चे कहते हैं कि पापा जी हमको खिलौना खरीद दीजिए, खिलौना, और खिलौना पापा तुरंत खरीद देते हैं और पता चलता है कि खिलौने की कोई सीमा नहीं है। कल हो के वो बेटा क्या करता है, बेटी क्या करती है, बड़े बड़े खिलौना खरीदवाने लग जाते हैं। और फिर बाद में क्या होता है कि अगर उनकी इच्छा और उनकी मन की नहीं करते हैं तो यही बच्चे जो है अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं। यही बच्चे जो है अपनी मन तथा इच्छाओं के पूर्ति हेतु गलत दुनिया में कदम रख देते हैं। तो सर मन तथा इच्छाओं पे रोक बहुत आवश्यक है, मन तथा इच्छाओं पे अंकुश बहुत आवश्यक है। मन तथा इच्छाओं को जो है मतलब नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। और ये नियंत्रण कौन करते हैं? हमारे घर के गार्जियन करते हैं। आप अपने माँ बाप से कहते हैं कि पापा जी मुझे फलाने काम के लिए पैसे चाहिए, और अगर गार्जियन एट द टाइम आपको दे दे, एट द मोमेंट दे दे, तो गार्जियन आपके मन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छे गार्जियन वो होते हैं, जैसे मेरे पापा जी, हम जब जब पैसा मांगते थे पापा से तो पापा हमको 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन यहाँ तक कि महीना दिन टहला देते थे। हमको उस समय बुरा लगता था कि क्यों ऐसा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको अब समझ में आता है पैसा उनके पास था, ऐसा नहीं था कि नहीं था। अरे आज देना है, कल देना है, देना ही है। लेकिन सर वो जानबूझ के रोकते थे कि अगर हम आज इसके मन की करने लग गए, आज अगर हम इसके बातों को मानने लग गए तो कल होके ये हमको क्या करेगा कि हमारे सामने बड़े बड़े मन तथा इच्छाओं वाली बात रखेगा जो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो ये गलत दुनिया में कदम रखेगा, ये अपराध की दुनिया में कदम रखेगा। तो सलाम है ऐसे गार्जियन को, प्रणाम है ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चों के मन तथा इच्छाओं को दबाने का काम करते हैं, ताकि इसमें बच्चों की सर भलाई है,
बच्चों की भलाई है इसमें, आप बात को समझिएगा, बड़े अच्छी बात है। अब देखिए वही बात आगे दिया है, गांधी जी ने आगे लिखा कि भाई, आगे लिखा है, देखिए बात को समझिए, आगे है आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे विलासिताओं पे, हमारे भोग विलास की वस्तुओं पे, हमारे सुख सुविधाओं की वस्तुओं पे, हमारी आनंद की वस्तुओं पे क्या कर दिया, एक लिमिट लगा दिया, एक सीमा तय कर दिया, एक नियंत्रण तय कर दिया। क्या कहा, कहा कि हमें उतना ही पांव पसारना चाहिए जितना हमारी औकात हो, जितना मतलब साल हो, चादर हो, कि नहीं, हमें औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर कहा, लोगों ने कहा कि दो नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए, बीच से ही फट जाओगे तो फिर क्या होगा। तो कहने का मतलब, इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया सर, इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि हमारे सुख सुविधाओं की चीज़ों पे, हमारे विलासिताओं के चीज़ों पे, हमारे आराम की चीज़ों पे, आनंद की चीज़ों पे रोक लगा दिया। और इसीलिए हमारे पूर्वज पहले झोपड़ी में रहा करते थे, उनको महलों से प्यार नहीं था सर, इस धरती पे सोया करते थे, उनको पलंग चौकी और बेड और गद्दा से प्यार नहीं था। आज बताइए, पहले के इंसान क्या करते थे कि सर मिट्टी पे सो जाया करते थे, बड़ा सुंदर नींद आता था। आज गद्दे पे नींद नहीं आ रही है। क्या जमाना हो गया, क्या हो गया है भाई, क्या कर रहे हो ये तो बताओ। क्यों नींद नहीं आ रही है, किस बात की चिंता सता रही है? जो पैसे आपने गलत माध्यम से कमाया है उसकी चिंता, कि आपने कोई गलत काम किया है पकड़े जाने की चिंता। बताइए, आज सुशांत सिंह की हत्या कर दी लोगों ने, और जब हत्या कर दी लोगों ने तो देखिए सर किस तरह से जो है मुंबई की पुलिस और मुंबई के नेता और मुंबई के जो है समझिए कि बड़े बड़े एक्टर्स लोग जो है समझिए कि मतलब डरे हुए हैं, उनके रातों की नींद हराम हो गई है और ये सो नहीं पा रहे हैं। तो सर मन की नहीं करना चाहिए था, मन की नहीं करना चाहिए था, स्वार्थ की नहीं सोचना चाहिए था, सबके बारे में सोचना चाहिए था। अब चलिए देखिए, ये लेक्चर है, आप इसको सुन लीजिए, आपके भाग्य का उदय हो जाएगा। तो सर इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे माँ बाप ने हमारी इच्छाओं पे रोक लगा दिया। कहा कि बेटा हमें उतना ही पाँव पसारना चाहिए जितना हमारी औकात है। बेटा हमें मतलब जो है अपने समय से, ये समय से पहले, और जो है समझिए कि भाग्य से ज़्यादा ना किसी को मिला है न मिलेगा। इसीलिए हाय हाय करना बंद कीजिए, कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए जी। अब आगे चलिए, चलते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, दे सॉ, उन लोगों ने देखा, क्या देखा, डैट की हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। ये जो खुशी है ना सर, ये अधिकांशतः, लार्जली मतलब अधिकांशतः मन की स्थिति है। मेंटल कंडीशन मतलब मानसिक स्थिति है सर। खुश रहना और दुखी रहना ये क्या है, मन की स्थिति है सर। अगर हमारे पास कम में है, लेकिन अगर हम मन को समझा लिए, संतोष नामक जो है चीज़ को अपना लिए, देन और उपहार को अपना लिए, तो सर हम खुश रहेंगे। ये जरूरी नहीं है कि रुपया पैसा है तभी खुश रहेंगे, ये जरूरी नहीं है कि धन दौलत है तभी खुश रहेंगे। खुश रहना सर, ये धन दौलत रुपया पैसा को पे निर्भर नहीं करता है। आप देखिएगा, बड़का बड़का रुपया पैसा वाला जो है माथ धो के रो रहा है, और गरीब को देखिएगा सर, न उधो से लेना है न माधो को देना है। चिंता किस बात का है, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, कि नहीं। आग लगा बस्ती में रामलाल मस्ती में, भाई क्या ज़रूरत है टेंशन लेने का। अरे जब भाग्य से ज़्यादा और नसीब ये समय से पहले न किसी को मिला है न मिलेगा, तो हम क्यों दूसरे का देख के गला फाड़े और छाती पीटे और हाय हाय करे जी। तो ये मन की स्थिति है। हमारे पूर्वजों ने देखा कि खुश रहना ये मन की स्थिति है, इसलिए सर उन्होंने क्या किया, हमारी इच्छाओं पे, मन पे रोक लगा दिया। चलिए अब आगे दिया हुआ है वही बात जो गांधी जी ने बताया, उसी को हम लोग आगे के पैराग्राफ में तोड़ तोड़ के समझेंगे। दिया है, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। यह आवश्यक नहीं है कि एक आदमी खुश है क्योंकि वह धनी है और दुखी है क्योंकि वह गरीब है, यह आवश्यक नहीं है।
कैसे सर? तो वही गांधी जी ने कहा, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अरे अमीरों को अक्सर दुखी देखा जाता है, एंड द पुअर टू बी हैप्पी। और गरीबों को सुखी देखा जाता है, गरीबों को प्रसन्न देखा जाता है। सर अमीर अक्सर दुखी देखे जाते हैं और जो गरीब होते हैं उनको प्रसन्न देखा जाता है। अच्छा वो बात बताइए, गरीब को देखें बड़का बड़का बीमारी, डायबिटीज, हाँ, ब्लड प्रेशर, शुगर, देखें ये सब बड़का बड़का बीमारी, किडनी फेल हो जाना, कैंसर गरीबों को आप देखे हैं ना सर? टेंशन ही नहीं है उनको। अच्छा कभी देखें गरीब का ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ऐसा कभी देखे हैं सर? सुनते हैं, रेयर केस में 1-2% सुनिएगा। नहीं होता है सर। काहे नहीं होता आपको पता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि भाई उसको ना उधो से लेना है ना माधो को देना है। उनको किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है। तो सीधी सी बात है भाई मेरे कि जो अमीर होते हैं उनको बड़ा तकलीफ है, बड़ा दुख है हर बातों का जी, इसीलिए उनको जो है मतलब दुखी देखा जाता है और गरीबों को प्रसन्न देखा जाता है। जी, गरीबों को प्रसन्न देखा जाता है। बहुत समझ में आ रहा होगा। चलिए, मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। और जो लाखों लोग हैं सर वो तो हमेशा गरीब रहेंगे। अब इसका क्या मतलब? सर गरीब है तो दुखी रहेंगे? जी नहीं भाई, जी नहीं। दुखी रहना और सुखी रहना मतलब प्रसन्न रहना, अप्रसन्न रहना, ये मन की स्थिति पे डिपेंड करता है। मन को अगर अपने काबू में कर लिए, वश में कर लिए, तो सर छोटे छोटे चीज़ों में ही आप खुशी ढूंढ लीजिएगा। सर जो साधु होता है कि नहीं, और जो तपस्वी होता है और जो सन्यास वाला जीवन जीता है सर, उसके चेहरे पे जो तेज होती है, जो चमक होती है, जो प्रसन्नता होती है, वो आप किसी राजा महाराजा और बड़े बड़े जो है मतलब महल अटारी वाले लोगों के चेहरे पे नहीं देख सकते हैं। देखिए सर, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए, निरीक्षण करते हुए, आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स कि नहीं। और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि हमें भोग विलास और सुख आराम जैसे चीज़ों के खिलाफ सुझाव दिया। सुख आराम जैसे चीज़ों को जीवन में रोक दिया। कहा कि भाई हमें उतना अधिक जो है सुख सुविधा और आराम जैसी और भोग विलास चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हर दिन होत न एक समाना, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। और जब समय खराब होगा, जब वक्त खराब होगा और जब ये सुख सुविधा और भोग विलास की चीज़ों को हम नहीं पाएंगे तो ये हमारा मन वश में नहीं होगा। हम गलत कामों की तरफ चले जाएंगे, हम गलत जो है समाज के तरफ चले जाएंगे। और हम समाज और दुनिया के लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम ये हमारे पास धन दौलत है, रुपया पैसा है, इज्जत और शोहरत है, ये सब उस ईश्वर और खुदा का देन है कि नहीं। हम इसका अपने जीवन को अधिक सुखमय और अधिक जो है विलासी बनाने में न लगाए कि नहीं। और कल होके ये धन दौलत, लक्ष्मी चंचला होती है, आपने सुना है रिचेज हैव विंग्स, लक्ष्मी चंचला होती है। आज रुपया आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। और अगर इन रुपयों के बल पे आपने अपने जीवन को सुखमय और भोग विलास वाला बनाने का प्रयास करते हैं तो कल अगर ये आपके पास नहीं होगा तो इन्हीं रुपयों की वजह से आप गलत कामों को करेंगे, आप गलत जो है तरीकों को अपनाएंगे और इस तरह से समाज और देश का दुश्मन बन जाएंगे। और समाज के अन्य लोगों को, अन्य तबकों को आप क्या सीख देंगे भाई मेरे? तो चलिए इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए, निरीक्षण करते हुए हमारे पूर्वजों ने, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने डिसवेडेड अस, हम लोगों को रोका फ्रॉम लग्जरीज, भोग विलास एंड प्लेजर्स, और सुख आराम से कि नहीं। और इसीलिए सर हमारे पूर्वजों ने क्या किया ये आपको आगे फिर पता चलेगा। देखिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं। आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सीखिए, हम तैयार हैं आपको सिखाने के लिए। बशर्ते आप क्या कीजिए कि आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। अब देखिए इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। हम लोगों ने सर उसी तरह का हल का प्रबंध किया जो हजारों साल पहले, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो मतलब जो हजारों साल पहले अस्तित्व में हुआ करता था। आपको याद होगा सर कि नहीं,
त्रेता में द्वापर में जो आपके बलराम थे, कृष्ण के भाई बलराम, वो भी हल लेके चला करते थे। हल आपको याद होगा जी नहीं। और द्वापर के पहले अगर आप त्रेता में जाइएगा तो सर इस राम के समय में जब इस धरती पे अकाल पड़ी हुई थी कि नहीं, तो राजा जनक ने क्या किया था कि भाई हल लेकर पूरे जो है धरती का सीना चीरना शुरू किया। और जब धरती का सीना चीरना शुरू किया तो उसी समय जो है हल से जो है वह कलश ठोकर लगी, और जो है जब कलश निकाला गया, घड़ा निकाला गया, तो उसी में माता सीता थी। इसीलिए माता सीता को कहा जाता है कि ये धरती से पैदा ली और फिर धरती में समा गई। तो सर अब बताइए कि ये हल जो आज आपके देश और देश में देखने को मिलता है, आपके भारत में देखने को मिलता है, ये कब का है सर? ये हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले का है जी। आज भी हम लोगों ने हल का ही व्यवस्था और प्रबंध किया है, हल से ही काम चलाना शुरू किया है, जो हजारों साल, जो लाखों वर्ष पहले अस्तित्व में हुआ करती थी। हम चाहते तो सर हम भी नए नए टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमको सुख सुविधा और भोग विलास की चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। अब ये बात अलग है कि विगत 5-10 सालों में, 15 सालों में आपकी भारत की भी स्थिति बदली है। अब मशीन युग जो है समझिए कि हावी हो रहा है। अब आधुनिक सभ्यता जो है पूरी तरह से देश में हावी हो रहा है, और यही वह कारण है सर कि अब रोजगार खत्म हो रहा है। बताइए पहले एक खेत में कितने लोग काम करते थे, जाना लगता था, और सभी के घर का चूल्हा जल जाता था। कटाई से लेके बुआई और रोपनी तक में जो है सभी लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब इन सभी कामों को मशीन कर रहे हैं, तो इंसानों के पास काम नहीं है, तो रोज़गार तो होगा नहीं, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी, तो सरकार से तो लोग खुश होंगे ही नहीं। देखिए पहले सड़क निर्माण होता था, क्या होता था कि हजारों मजदूर जो है उस सड़क निर्माण में काम करते थे, और प्रतिदिन शाम का चूल्हा उनके घर का जलता था। लेकिन आज जो है एक जेसीबी, एक मशीन जो है मतलब हजारों मजदूरों का काम कर देता है। तो सर अब बताइए, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी, है तो सरकार तो खुश होंगे नहीं। तो चलिए सर अब आगे देखते हैं क्या है। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेज, हम लोगों ने आज उसी प्रकार के झोपड़ियों को बनाए रखा है, डेट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो हमारे पूर्व के समय में हुआ करता था। एंड आवर इंडिजेनस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और हमारी जो घरेलू शिक्षा है, जो हमारी देश की शिक्षा है, आज भी वही है जो पहले हुआ करती थी। सर आज भी भारत में कहीं कहीं आपको झोपड़ी देखने को मिलेगा कि नहीं, और झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं ना भाई मेरे, वह बड़े इंसान प्रिय लोग होते हैं। उनको आपस में किसी से कोई मतभेद और द्वेष नहीं है सर। और ये महल और ईंट और पत्थर के मकानों में रहने वाले लोग द्वेष और ईर्ष्या की भावना में जल रहे हैं। हम यूँ कहें कि पत्थर के मकान में रहकर उनका विचार और उनकी भावना भी पत्थर जैसी हो गई है। ये घर से बाहर नहीं निकलते हैं। बड़े बड़े मोहल्लों में, बड़े बड़े नगरों में पत्थर और मकान, ईंट के पत्थर और मकान में रहने वाले लोग, सर समाज में कुछ हो जाता है कोई देखने तक नहीं आता है। और गांव की देखो हालत क्या है, किसी को कुछ हुआ हजारों की तादाद में लोग चले जाते हैं कि नहीं, और जितना हो सके मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, यथासंभव मदद करते हैं। तो हमारी घर की शिक्षा भी वही है। आज भी हमारे घर में माँ बाप की इज्जत करना, बड़ों का आदर करना, छोटे को प्यार करना, हर धर्म मजहब के लोगों से प्रेम से बात करना, उनका ख्याल रखना सिखाया जाता है कि नहीं। अब ये बात अलग है कि विगत 5-10 सालों में हमारे देश में भी जो है घर की शिक्षा बदल गई है। घर में जो है लोगों ने सिखाना शुरू कर दिया, अगर वो तुमसे बोलता है तो सर फोड़ देना, बाकी हम सलट लेंगे। बहुत गार्जियन ऐसा सिखाते हैं। देखिए दादा और पापा में किसी बात को लेकर मतभेद हो गया, लेकिन पापा बोलते हैं कि दादा से मत बोलना कि नहीं, क्योंकि उसने भाई मेरे साथ ऐसा किया, अरे वैसा किया। तो अब थोड़ा सा घर में देखिए पट्टी पटीदारी में चाचा और पापा में दुश्मनी हो गई किसी बात को लेकर, लेकिन एक दूसरे को जो है माँ बाप ये सिखाने लग जाते हैं कि फलनवा के घर मत जाना, चिलनवा के मत घर जाना, और उससे बात मत करना। ये तो थोड़ा सा बदलाव हमारे देश में भी देखने को मिला है। लेकिन ऐसा जो करते हैं सर, वो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारते हैं कि नहीं, वह अपना जो है घर खुद बर्बाद कर रहे हैं।
कल होके आप चाचा और दादा और अपने पड़ोसियों से मिलने से अपने औलाद को रोक रहे हैं। कल होके इन औलाद आपके औलाद के घरों दिल और दिमाग में जब ये बातें घर कर जाएंगी तो कल होके ये जो है आपको आपसे रोकने, आपसे मिलने से आपके अपने बाल बच्चों को रोक देंगे। तो बात को समझना चाहिए सर, एजुकेशन जो सही मायने में है, शिक्षा जो सही मायने में है, ये देने का प्रयास करना चाहिए भाई मेरे, ये देने का प्रयास करना चाहिए। अभिभावकों से भी गुजारिश है, गार्जियन से भी गुजारिश है कि बच्चों को जो सही शिक्षा है, जो नैतिक शिक्षा है, जो धार्मिक शिक्षा है, जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, ऐसी शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है सर, वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ करोडिंग कंपटीशन। कि नहीं सर, हमारे देश में जीवन को, लाइफ करोडिंग कंपटीशन का मतलब होता है जीवन को नष्ट करने वाली कोई प्रतियोगिता नहीं हुआ करती थी। हमारे देश में पहले क्या होता था सर, विद्वान होते थे और शास्त्र के आधार पर शास्त्रार्थ होता था, ज्ञान की बातें होती थी सर, कि नहीं, ज्ञान की बातें होती थी, जीवन को नष्ट करने वाली कोई प्रतियोगिताएं नहीं होती थी। आज देखिए WWE होता है, WWF होता है सर, बाइक रेसिंग होती है, कार रेसिंग होती है, ट्रक रेसिंग होती है, घुड़सवारी से रेसिंग होती है और घोड़े के माध्यम से, और उसमें थोड़ा भी जो है चूक करते हैं लोग और जीवन नष्ट हो जाता है, जान जो है चले जाता है, जान चले जाता है सर। क्रिकेट है, फुटबॉल है, न जाने आए दिनों आप पेपर में पढ़ते होंगे कितने लोगों की मौत हो गई। तो सर उस समय हमारे जीवन में जीवन को नष्ट करने वाली कोई प्रतियोगिताएं हमारे देश में नहीं हुआ करती थी। ये फुटबॉल जो आया है कहाँ से आया है आप कल्पना कीजिए, ये क्रिकेट जो आया है कहाँ से आया है कल्पना कीजिए, ये सब पश्चिम देश से आया है। बताइए ये WWE, WWF ये कहाँ से आया है, ये सब पश्चिम देश से आया है। बताइए ये बाइक रेसिंग, ये कार रेसिंग, ये ट्रक रेसिंग कहाँ से आया है सर, ये सब पश्चिम देश से आया है। बात को समझने का प्रयास कीजिए भाई मेरे जी। तो अगर हम पश्चिमी देशों के तर्ज पे आगे बढ़ते हैं तो हम तो अपने परिवार और समाज को ख़त्म कर ही लेंगे सर। एक दिन ऐसा होगा कि यह समाज हमारे जीने लायक नहीं रहेगा, यह परिवार हमारे जीने लायक नहीं रहेगा। यही वह कारण है भाई मेरे कि आज अधिकांश लोग की मौत जो है आत्महत्या, सुसाइड टाइप का हो रहा है। अधिकांश लोगों की मौत जो है ये गाड़ी और घोड़े और जो है समझिए कि पंखे के नीचे आ जाने से हो जा रही है। चलिए अब आगे। पहले क्या होता था हमारे देश में, ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज। प्रत्येक व्यक्ति क्या करते थे कि अपने अपने धंधा, अपने अपने पैसा को फॉलो करते थे, अपने अपने कारोबार को, अपने अपने व्यापार का अनुसरण करते थे, एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज, और उनको जो है प्रतिदिन मजदूरी मिल जाती थी। रेगुलर वेज का मतलब हुआ नियमित उनको वेतन प्राप्त हो जाता था, नियमित रूप से उनको मजदूरी प्राप्त हो जाता था। और सर नियमित मजदूरी जब प्राप्त हो जाता था तो किसी पे ये आरोप नहीं होता था तुमने पचा लिया मेरा रख लिया, और प्रत्येक दिन लोगों के घर का चूल्हा जलता था और कोई भूखा नहीं मरता था। अब बताइए सर, देश विकसित हो रहा है, पैसे और जो है के मामले में आगे हो रहा है, लेकिन कितने लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। पहले ऐसा नहीं था सर, पहले ऐसा नहीं था। समाज के लोग आगे बढ़ते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। चलिए, इट वाज नॉट डैट, अब बहुत बड़ी बात आपको समझ में आ जाएगा। इट वाज नॉट डैट, ऐसा नहीं था डैट कि वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि हम लोग जो है मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे। ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, अरे हम लोग जानते थे, बट आवर फोर फादर्स न्यू डैट, लेकिन हमारे पूर्वज ये भी जानते थे इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम अपने हृदय को ऐसे चीज़ों के पीछे लगा देंगे तो वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और हम अपने चरित्र को, मोरल फाइबर मतलब चरित्र को खो देंगे। सर बात को समझ लीजिए एक बार फिर से, तोड़ तोड़ के दिया है। इट वॉज नॉट डैट, ऐसा नहीं था कि वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, हम मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, बट आवर फोर फादर्स न्यू, बल्कि हमारे पूर्वज ये भी जानते थे डैट कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम ऐसे चीज़ों के पीछे अपने हृदय को, मन को लगा देंगे तो वी वुड बिकम स्लेव्स, हम लोग गुलाम हो जाएंगे, एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और अपने चरित्र को खो देंगे। सर हमारे पूर्वज मशीनों का आविष्कार कर
करना नहीं जानते थे। कितनी विडंबना है ये पश्चिम देश के लोगों को, मतलब हमसे सीखना चाहिए। अरे जब जीरो दिया हमारे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई, और बिना इस गिनती और मैथमेटिकल जो है कैलकुलेशन के जो है ना कंप्यूटर का आविष्कार हो पाता, और ना ही समझ लीजिए कि सर जब विज्ञान जो है चरम सीमा पे होती। और बताइए कि हम लोग जो है, बताइए कि हम लोग मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते, ये कैसे हो सकता था? अरे हम सब कुछ जानते थे। अरे आज जो हवाई मार्ग से आज जो एरोप्लेन और हवाई जहाज उड़ रहा है, अरे रामायण के समय में, राम के समय में, अरे वो कौन सा विमान था? पुष्पक विमान, जिस पे समझिए कि रावण जो है यात्रा करता था, और उसी पुष्पक विमान से जो है राम अयोध्या लौटे थे। पुष्पक विमान, कौन सा पेट्रोल और फ्यूल लगा था उस विमान में? आपने कल्पना किया किस तरह से हनुमान जी जो है जय श्री राम का नारा लगाए और जो है उड़ के चलेगा संजीवनी पर्वत, ये संजीवनी बूटी लाने पर्वत पे, और उस पूरे पहाड़ को उठा के ले आए। उतने बड़े पहाड़ को उठाने वाला आज तो कोई विमान नहीं बना, आज तो कोई जो है मतलब समझिए कि रॉकेट और लॉन्चर नहीं बना। तो बताइए सर, ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे। वो जानते थे, बहुत अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन उनको अच्छी तरह से पता था कि भाई कि अगर हम मशीनों का आविष्कार करने लग जाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि हम गुलाम हो जाएंगे मशीनों का, और सर हम अपने चरित्र को खो देंगे, हम अपने मोरल फाइबर को खो देंगे। अरे आप कहिए कि राम के जन्म होने से पहले 10,000 वर्ष पहले, राम के जन्म होने के 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर दी थी। अब आप सोचिए, हम इतने आगे थे, हम इतने डेवलप थे कि हम यहाँ बैठ के आंख बंद करते थे और जो है मतलब दिल्ली में क्या हो रहा है हमको ये पता चल जाता था। बताइए सर, हम इतने डेवलप और हम इतने विकसित थे, इतने डेवलप और इतने विकसित थे कि एक तीर चलती थी तो समझिए कि धरती डोलने लग जाता था। इतने डेवलप थे, इतने विकसित थे। आज बताइए कि वह अणु परमाणु और बम बन रहे हैं तो धरती डोल रही है। तो क्या डोल रही है? अरे एक बार जब त्रिनेत्र खुलता था तो जो है तीनों लोक थर्राने लगता था, कांपने लगता था। सर हम उस देश के वासी हैं कि नहीं जहाँ पे इतनी विकास और इतनी जो है मतलब डेवलपमेंट थी, लेकिन फिर भी जो है हम लोग झोपड़ी में रहना पसंद किए, फिर भी जो है हम लोग मशीनों के पीछे नहीं भागे, हम लोग इंसानियत और मानवता के पीछे भागे, हम लोग जो है एक दूसरे की सेवा के पीछे भागे, परोपकार के पीछे भागे, और इसी वजह से हम लोग गुलाम नहीं थे, और इसी वजह से हम लोगों का चरित्र इतना उत्तम दर्जे का था। लेकिन आज का जो विगत 10-15 वर्षों में मैं बार बार आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मशीनों का हमारे देश में प्रादुर्भाव हुआ है, जिस तरह से मशीनों के पीछे हमारे देश में लोगों ने भागना शुरू किया है, सर निश्चित रूप से हम लोग आज मशीनों के गुलाम होते जा रहे हैं और अपने चरित्र को भी खोते जा रहे हैं। चलिए, इसीलिए सर अब आपको पता चल ही जाएगा मेरे भाइयों, इसीलिए दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन एक बहुत ही अथक प्रयास विचार मंथन करने के बाद डिसाइडेड, निर्णय किया दैट वी शुड ओनली डू, हमें सिर्फ वही करना चाहिए व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हम अपने हाथ और पैर से कर सकते थे, हाथ और पैर से कर सकते थे, हमें वही काम करना चाहिए। काहे? तो कारण दिया है, दे सॉ डैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। उन लोगों ने देखा कि हमारी जो वास्तविक खुशी है और जो हमारा वास्तविक स्वास्थ्य है वह मतलब हमारे हाथ और पैरों के सही इस्तेमाल में है। जी सर, बिल्कुल सही बात है। आज बताइए, आज हमको जिम ज्वाइन करना पड़ता है, आज हमको जॉगिंग और वॉकिंग करना पड़ता है, आज हमको क्या करना पड़ता है कि डॉक्टर सुझाव देते हैं कि सुबह में टहला कीजिए, और डॉक्टर कहते हैं कि पसीना बहाइए, नहीं तो ये आपका डायबिटीज और ये आपका जो है चीनी का रोग नहीं खत्म होगा, और आपका जो ये तोन निकला हुआ है,
पेट जिसको बोलते हो ये ख़त्म नहीं होगा, और चर्बी जो है नहीं ख़त्म होगा जी। तो बताइए पहले के लोग हमारे कहाँ टीबी और डायबिटीज़ और उनको जो है शुगर होता था, कहाँ उनकी चर्बी होती थी, बताइए कहाँ चर्बी होती थी। और ये हाथ और पैर का सही इस्तेमाल करते थे, और जब हाथ और पैर का इस्तेमाल करते थे तो सर इनके शरीर से पसीना आता था और कभी शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता था। तो उन लोगों ने देखा कि हमारी जो सही खुशी और सही जो स्वास्थ्य है वो हमारे हाथ और पैर के इस्तेमाल में है। कहाँ जी बताइए, आज भी गांव में कहाँ जिम है और कहाँ किसी चीज़ की व्यवस्था। और देखिए गांव में कितना लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, क्यों? क्योंकि वह हाथ और पैर का इस्तेमाल करते हैं। और सर वहाँ की औरतें भी देखिएगा नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, क्यों? चूँकि वो मेहनत करती है। और गांव शहर बाज़ार में क्या है, प्रेग्नेंट हुई आराम करने लग गई सुख सुविधाओं के फेर में, और सभी लोग उनका ध्यान रखने लग गए और ख्याल इतना न रखने लग गए कि बच्चा जो है वो पेट में जगह नहीं बना और जाकर कहीं फंस गया तो पेट चीरना पड़ा, पेट फाड़ना पड़ा, और पता चला कि एक ऑपरेशन हुई तो दूसरे बच्चे को इशू करने की क्षमता खत्म हो गई। इसीलिए लोग देखिए शहर बाज़ार में एक बच्चे 2 बच्चे कि नहीं, क्यों? चूँकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। हाँ, अब बताइए ऑपरेशन वाला शरीर 2 साल बाद जो है फिर अगर बच्चे होंगे तो टाका फट जाएगा। है जन्म से पहले ही जो है पता चलेगा टाका फट के बच्चे बाहर। तो बच्चों बात को समझिए, हाथ और पैर का सही इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है जी। मेहनत ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है। हमारे पूर्वज इसीलिए सर हल का इस्तेमाल किए, झोपड़ी खुद बनाए रहे, खुद जो है झोपड़ियों के आसपास बाग बगीचे लगाए कि नहीं, सब्जी लगाए और मेहनत किए, शरीर स्वस्थ रहा, खाए पच गया जी। आज लोग कहता है कि खाने के बाद 10 कदम 100 कदम 500 कदम चलिए, पहले जोड़ते नहीं पड़ता था, खाते थे लोग, काम में लग जाते थे। क्या बताए आपको। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आपको इतना मज़ा आने वाला है कि आप खुश रहिएगा। चलिए अब ये लास्ट पैराग्राफ है, अब ये ख़त्म ही होगा। दे फर्दर रीजनड दैट लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेयर एंड अ यूजलेस इनकम्बरेंस and that people would not be happy in them, that there would be gangs of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, that poor men would be robbed by rich men। कि नहीं, अब ये बहुत बड़ा पैराग्राफ था, हम तोड़ तोड़ के समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। दे फर्दर रीजनड, देखिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक ही अच्छा रहेगा, ठीक है। दे फर्दर रीजनड, उन लोगों ने आगे कारण बताया, क्या बताया कि लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेयर, बड़े बड़े जो नगर थे वह जाल थे, वह एक फंदा थे, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, और बेकार का बोझ थे, बेकार का भार थे, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और उनमें जो लोग होंगे वह खुश नहीं हो पाएंगे, दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रोबर्स, और वहाँ उन बड़े बड़े शहरों में चोरों तथा डकैतों का गिरोह होगा, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लरिशिंग इन देम, और वहाँ बड़े बड़े शहरों में वेश्यावृत्ति मतलब देह व्यापार और ये पाप जो है फल फूल रहा होगा, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाय रिच मैन, और गरीब लोगों को जो है धनी लोगों के द्वारा लूट लिया जाएगा। इसलिए हमारे पूर्वज शहरों में जाने से कतराते थे, शहरों में रहने से कतराते थे, और गाँवों में रहकर क्या थे, दे वेयर देयर फोर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज, और इसीलिए हमारे पूर्वज जो है छोटे छोटे गाँवों में रहकर क्या थे, संतुष्ट थे, छोटे छोटे गाँवों में रहकर क्या थे, संतुष्ट थे। क्लियर हो गया? एक बार और समझा दे, एक बार और समझा देते हैं तोड़ के। दे फर्दर रीजनड, उन लोगों ने आगे कारण बताया, कि लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, डैट की लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेयर एंड अ यूजलेस इनकम्बरेंस, कि बड़े बड़े नगर एक जाल थे और एक बेवजह का बोझ थे, भार थे, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और वहाँ पे उनमें लोग खुश नहीं रहेंगे, एंड दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रोबर्स, और वहाँ पे चोरों तथा डकैतों का गिरोह होगा, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लरिशिंग इन देम, और उन बड़े बड़े नगरों में वेश्यावृत्ति मतलब देह व्यापार और पाप फल फूल रहा होगा, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाय रिच मैन, और वहाँ जो गरीब लोग हैं उनको अमीर लोगों के द्वारा लूटा जाएगा। दे वेयर देयर फोर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, और इसीलिए वे लोग छोटे छोटे गाँवों में रहकर संतुष्ट थे। आपको अब समझ में आ गया कि हमारे पूर्वज
क्यों छोटे छोटे गाँव में रहते थे और क्यों जो है छोटे छोटे जो है मतलब घरों में रहते थे, उनको मतलब क्यों जो है इतनी संतुष्टि थी आपको, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि सर उनकी मन तथा इच्छाओं पे क्या थी, मतलब वे काबू पाए हुए थे और वे मन तथा इच्छाओं को अपने वश में रखा करते थे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको पुनः मैं तीसरे वीडियो को लेकर मैं पुनः आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे लूँगा विदा, लेकिन विदा लेने से पहले आपसे एक आग्रह है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अमृतसर इंग्लिश गुरु। आप अमृतसर इंग्लिश गुरु चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि और भी तरह का टेस्ट आप दें तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह भी अमृतसर इंग्लिश गुरु ही है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह भी अमृतसर इंग्लिश गुरु ही है। आपको टेलीग्राम चैनल के सर्च बॉक्स में जाना होगा और वहाँ पे टाइप करना होगा अमित सर इंग्लिश गुरु, और आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आप उससे जुड़कर तरह तरह का टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगा के तैयारी कीजिए। जब किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आपको मैंने अपना नंबर दे दिया है थंबनेल पे, आप देखिए, उस पर मैसेज कीजिए और आप हमको सुझाव दीजिए और साथ ही साथ जो है अपने लिए सुझाव मांगिए। तब तक के लिए मैं लेता हूँ विदा। धन्यवाद।